बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पीटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। मान लीजिए आपने कुछ साल पहले 47% अंकों के साथ एग्जाम पास किया हो। अब 10 साल बाद एक अच्छी नौकरी से अच्छी तनख्वाह मिल रही हो। अचानक एक दिन विश्वविद्यालय से पैगाम आता है, आपके एग्जाम के पासिंग अंक अब 50% कर दिए गए हैं। सर्टिफिकेट कायम रखने के लिए आपको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। समझो मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार ने यही किया जब उन्होंने 2012 में कर कानूनों को पूर्वव्यापी रूप से बदला। वोडाफोन से 22,100 करोड़ और केन एनर्जी से 24,500 करोड़ रुपए का पिछला कर देने की मांग की। मामले को थोड़ा समझना पड़ेगा। जब ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ग्रुप पीएलसी ने फरवरी 2007 में भारत में प्रवेश किया और उन्होंने ऐसा किया हचिसन एसआर में बहुमत हिस्सेदारी खरीदकर, जो उन दिनों दिल्ली में हच और मुंबई में ऑरेंज के नाम से जाना जाता था। अब हचिसन एसआर भारत के एसआर समूह और हांगकांग स्थित कंपनी हचिसन के बीच की भागीदारी थी, जिसके मालिक जायदाद टाइकून ली का-शेंग भारतीय व्यापार में 67% की हिस्सेदारी रखते थे, जिसे ब्रिटिश स्थित वोडाफोन ने अपनी नीदरलैंड सहायक कंपनी द्वारा $11.2 बिलियन में खरीदा। नीदरलैंड कंपनी और हांगकांग कंपनी के बीच जो सौदा हुआ उसकी कैमियन आइलैंड्स के शून्य टैक्स क्षेत्राधिकार में दस्तखत की गई। चलिए फिर इसे एक बार स्पष्ट करते हैं। एक ब्रिटिश कंपनी जिसने अपनी नीदरलैंड सहायक कंपनी के माध्यम से हांगकांग की एक कंपनी से हिस्सा खरीदा, भारत में चल रहे एक व्यवसाय का जिसका सौदा कैमियन आइलैंड्स में तमाम किया गया। भारतीय कर अधिकारी कूद पड़े। सौदे में भारतीय कंपनी की संपत्ति बेची गई, कर तो लागू होता है। दावा किया गया कि हांगकांग कंपनी ने भारत का व्यवसाय बेचते समय मुनाफा कमाया, तो फिर भारत सरकार को वंचित क्यों रखा जाए? और वोडाफोन पर $2.2 बिलियन करीब 15,000 करोड़ की कर मांग लगाई। वोडाफोन ने इस मांग को अनुचित मानते हुए मुंबई हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया, लेकिन उन्हें मनाने में असफल रहे। देखिए, बिक्री से लाभ हचिसन को मिला, न कि कैमियन आइलैंड कंपनी को, इसलिए कैपिटल्स गेन टैक्स उत्तरदायी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, जिसने अपील पर सुनवाई की, निचले फैसले से असहमत हुए और जनवरी 2012 में बिक्री और राजस्व का स्रोत भारत के बाहर से आया, इसलिए इसे कैपिटल एसेट्स नहीं कहला सकते। सरकार को यह फैसला हजम नहीं हुआ। तब तक चिदम्बरम की जगह प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री बनाया गया था। भारत सरकार संप्रभु है और संप्रभु सर्वोच्च होता है। तो फैसले को न के बराबर करने के लिए मई 2012 में उन्होंने कानून बदला और कर पूर्वव्यापी रूप से लागू किया। आयकर अधिनियम में ऐसा संशोधन किया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन जिसमें भारतीय संपत्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित हो, उस पर कर लगाने की अनुमति दी गई। लेकिन शायद ऐसी कार्यवाही 1995 की नीदरलैंड और भारत के बीच की द्विपक्षीय निवेश संधि का उल्लंघन था। हम भारत में सभी डच की कंपनियों के साथ निष्पक्ष और न्याय संगत व्यवहार की गारंटी देते हैं। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT स्पष्ट करती है कि दोनों के बीच अगर विवाद हो तो उसका हल हैग नीदरलैंड में मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किया जाएगा, जहां ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी ने तुरंत याचिका डाली। PCA मध्यस्थता न्यायाधिकरण में 3 जज होते हैं। याचिकाकर्ता वोडाफोन द्वारा चुना गया एक व्यक्ति, प्रतिवादी भारत सरकार द्वारा एक और तीसरा निष्पक्ष। कई स्थगनों और 8 साल से अधिक समय बीतने के बाद सितंबर 2020 में PCA बेंच के सभी न्यायाधीशों ने वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाया और न केवल भारत की कर मांगों का खंडन किया, बल्कि ये आदेश भी दिया, भारतीय सरकार को वोडाफोन की इस याचिका में खर्च किए गए 40 करोड़ रुपए का भुगतान भरना होगा। जब पिछली मनमोहन सिंह सरकार ने इन कानूनों को पारित किया था, तब विपक्ष में भाजपा ने स्पष्ट रूप से कहा था, ये सरासर गलत है। लेकिन जब शासन में उनकी बारी आई तो वे अपने जुबान से पीछे हट गए और PCA के आदेश को दिसंबर 2020 में सिंगापुर की एक अदालत में चुनौती दी। जबकि कानून में बदलाव लाने का मुख्य निशाना वोडाफोन था, मगर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध तेल और गैस खोज करने वाली कंपनी केन एनर्जी PLC भी इस तीर से घायल हुई। हालांकि केन का मामला वोडाफोन की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। इस सौदे में 5 हितधारक है, केन एनर्जी PLC, केन UK होल्डिंग्स, केन इंडिया होल्डिंग्स, सभी यूके में स्थित, और केन इंडिया और वेदांता जो भारत में है। यूके स्थित केन इंडिया होल्डिंग्स वो कंपनी है जिसने भारत में तेल का भंडार खोज निकाला, राजस्थान के थार रेगिस्तान के बाड़मेर बेसिन में, जो भारत की जमीन पर अब तक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। कंपनी का नाम केन इंडिया होल्डिंग्स होने के बावजूद ये असलियत में केन यूके होल्डिंग्स की सहायक कंपनी है, जिसे हम उसका बाप बुला सकते हैं। यहाँ एक दादा भी है, केन एनर्जी PLC, जो केन यूके होल्डिंग्स का बाप है।
अब केन एनर्जी पीएलसी ने निर्णय लिया कि वो केन इंडिया होल्डिंग्स को अपनी ही समूह की एक और कंपनी केन इंडिया को बेच देंगे, जिससे केन इंडिया होल्डिंग्स अब बनी केन इंडिया की सहायक कंपनी। समस्या ये थी कि ये एक बार्टर सौदा था। केन यूके होल्डिंग्स को बदले में केन इंडिया में 69% हिस्सेदारी दी गई। कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, सब लेन देन कागजी थे। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि केन इंडिया, जो पहले एक मुखौटा कंपनी थी, खुद को केन इंडिया होल्डिंग्स की संपत्ति का मालिक बताकर भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कर सकती थी। ये सब 2006-07 के आसपास हुआ, जिस समय सरकार ने इसे अवैध रूप में नहीं देखा। कुछ साल बाद 2011 में अनिल अग्रवाल की खनन कंपनी वेदांता, जो तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर प्लांट भी चलाते थे, मगर जिसे 2019 में विरोध के बाद बंद कर दिया गया, उन्होंने केन इंडिया होल्डिंग्स का 58.5% हिस्सेदारी खरीदी, कुल $8.67 बिलियन में, कई वर्षों में फैले हुए एक सौदे में। 2014 में जबकि 9.8% हिस्सेदारी का ट्रांसफर होना अभी बाकी था, तभी अचानक कर अधिकारी टपक पड़े और केन इंडिया पर 10,247 करोड़ रुपए की पूंजीगत लाभ की मांग डाली। फिर मांगी गई रकम को एडजस्ट किया डिविडेंड और टैक्स रिफंड को जब्त करके, और शेष राशि के लिए शेयरों को जबरदस्ती बेचकर पैसों को हजम कर लिया और वेदांता जा रही बाकी हिस्सेदारी को पटरी के बीचों बीच रोक दिया। नाराज केन एनर्जी ने वैसा ही किया जैसे पहले वोडाफोन ने किया था, वो भी मध्यस्थता के लिए पीसीए के पास पहुंचे। विडंबना से पिछली बार की तरह यहाँ भी भारत और ब्रिटेन के बीच एक द्विपक्षीय निवेश संधि थी, जिसके माध्यम से निवेश को रक्षा मिली। और पहले जैसे ही एक्शन रिप्ले में भारत एक बार फिर सर्वसम्मति फैसले से बाजी हारा। भारत सरकार को दंड और ब्याज के साथ जुटाया हुआ कर चुकाना होगा, जो अब कुल $1.4 बिलियन बन चुका है। अब $1.4 बिलियन तो बहुत सारा पैसा होता है, और केन जानता था कि लड़ाई अब शुरू होगी, क्योंकि भारत सरकार इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अब कुछ तो करना था, जिस वजह से उन्होंने अनौपचारिक चैनलों का उपयोग करते हुए भारत सरकार से संपर्क किया, ये बताते हुए कि यदि उन्हें रकम दी गई तो उसे वो पूरा का पूरा भारत में ही निवेश करेंगे। हालांकि जैसे उन्होंने वोडाफोन के साथ किया, भारत सरकार ने इस फैसले को भी चुनौती देने का निर्णय लिया। इसके बाद केन ने उन देशों में कानूनी कार्रवाई शुरू की जो पीसीए फैसलों से बंधे हैं, क्योंकि वे जानते थे कि भारत में सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं थी। जिस उद्देश्य से उन्होंने भारत के बाहर भारत सरकार स्वामित्व की 70 बिलियन मूल्य की संपत्ति को ढूंढ निकाला। दरअसल उनकी खास नजर थी एयर इंडिया पर, और न्यूयॉर्क कोर्ट में उन्होंने दावा किया कि एयरलाइन भारत सरकार का ही एक अलग रूप था। लेकिन इस संपत्ति के लिए केन को देवास मल्टीमीडिया से लड़ना होगा, जिसने भारत सरकार के खिलाफ $1.2 बिलियन का मध्यस्थता पुरस्कार जीता है। 2005 में 2 संचार उपग्रहों को इसरो के सहायक अंतरिक्ष को लीज के रद्द किए जाने के मुआवजे में। अगर एयर इंडिया की कोई भी संपत्ति जब्त की जाती है तो इस कंगाल एयरलाइन के जो आज खरीदार मौजूद हैं वो भी भाग जाएंगे। कैन को 2 अदालती आदेश द्वारा सेंट्रल पेरिस के 14वें और 16वें जिले से 20 बिलियन यूरो मूल्य के 20 भवनों को अपने कब्जे में लेने की अनुमति मिली है। भारत ने इन आदेशों के बारे में तभी जाना जब वॉशिंगटन की एक अदालत में देवास की दलीलों में इसका उल्लेख किया गया। हालांकि भारत ये मानता है कि जब्ती आदेश राजनयिक कर्मचारियों के आवासों से संबंधित हैं, जिन पर जब्ती नहीं की जा सकती। कहीं और एक ब्रिटिश न्यायाधीश ने देवास को अपने पीसी आदेश को लागू करने की अनुमति दी, ये निंदा करते हुए कि भारत आज्ञा को अप्रभावी बनाने की कोशिश में है। वैसे 2016 से पहले के आर्बिट्रेशन में जीत केस भारतीय अदालतों से लागू नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि वे एक सरकार से दूसरी सरकार से संबंधित है, न कि 2 व्यवसायिक कंपनियों के बीच। 2016 में भारत ने एक नया द्विपक्षीय निवेश संधि मॉडल टेम्पलेट जारी किया, जिसमें कर से संबंधित कानूनों को इसके दायरे से बाहर रखा। अब ये खेल बनने जा रहा है, क्योंकि केन और देवास दुनिया भर के विभिन्न न्यायालयों से भारत के खिलाफ आदेश प्राप्त करेंगे, और सरकारी वकीलों को उनका मुकाबला करने के लिए इधर से उधर भाग दौड़ करनी होगी। हालांकि इस मामले को सुलझाना राजनीतिक जोखिमों से भरा है। किसी भी तरह का अगर समझौता हो तो कांग्रेस को दावा करने का मौका मिलेगा, हमने राष्ट्रीय हित में काम किया था, लेकिन मोदी सरकार विदेशियों को देश बेच रही है। यदि कोई समझौता नहीं किया गया तो विदेशी निवेशकों को गलत संकेत मिलेगा कि भारतीय कानून का पासा किधर भी पलट सकता है। लेकिन विरासत में मिले मामलों को बेफिजूल खींचना, खासकर जिनकी जीत में कम गुंजाइश है, इससे राजकोष और परोक्ष रूप से करदाता पर ही लागत आएगी। बिस्बो की शायरी। विदेशी कंपनी करार में फिर भारत की मात, लाख हुई है कोशिशें, नहीं बनी पर बात, अदालतों ने माना नहीं, फिर सरकारी पक्ष, आलोचनाओं का मुद्दा पाकर खुश है बड़ा विपक्ष।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।